हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। हम कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बता दिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि हम कैसे सांस ले पा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, किस तरह से बॉडी काम करती है, ये सारी चीजों को देखते हैं। तो ये किसके अंदर आया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर आता है। तो देखिए, कुछ 2-3 रूल्स हैं हमारे पास जिनके अकॉर्डिंग बॉडी काम करती है। सबसे पहला रूल आपके पास आता है कि एयर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एयर है वो हमेशा ज्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की तरफ को मूव करती है। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है। तो सेम हमारी बॉडी में भी सेम चीज चलती है कि फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर मूव करेगी। यहां हम बात करेंगे किसकी? पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर क्या है, जिसको आपने देखा होगा एनसीईआरटी में पीपी करके लिखा होता है। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by an individual gas in the mixture of gases कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। आपके पास अगर मैं बोलूं कि पूरी एयर है ना, अब हम चूज करके तो अंदर लेते नहीं है कि हमने चूज कर लिया जी मुझे तो ऑक्सीजन ही अंदर लेके जानी है, ठीक है। हमारी बॉडी कंपैटिबल विद ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो वो काम कैसे कर रही है, बॉडी काम कैसे? एयर तो पूरी जा रही है अंदर, उसमें से केवल ऑक्सीजन तो लेके नहीं जा रहे, जा तो पूरी रही है, लेकिन बॉडी काम करती है अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर। तो पूरी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से, है ना, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। और इस चैप्टर में पार्शियल प्रेशर की ही बात होगी, तो आपने इसको आराम से समझ लेना है ये क्या चीज है, ठीक है। तो पहला तो ये लॉ हो गया हमारे पास, पहली रूल तो ये हो गया कि एयर फ्लो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। दूसरा, सेकेंड वन, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा हमारे पास, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर आपका वॉल्यूम कम है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगेन वही बात आ गई कि अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं तो, और उसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, कोई भी गैस के हैं, तो वो छोटे वॉल्यूम में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ज्यादा वॉल्यूम में तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में चलेंगे, तो वो कम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक इसके ऊपर जो है वो बॉडी काम करती है। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास कि किस किस चीज के ऊपर बॉडी ने काम किया। अब देख लेते हैं कि कैसे हमने, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कैसे हमने वॉल्यूम को, अच्छा अब इसके ऊपर अगर बॉडी काम कर रही है तो क्या हम बॉडी के अंदर प्रेशर ऑफ गैसेस मेंटेन कर सकते हैं? क्या हम प्रेशर ऑफ गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? हम प्रेशर ऑफ गैसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पीछे बात करी थी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा थोरेसिक कैविटी हमारी बनी हुई है, सेंटर में स्टर्नम है, फिर लेटरल साइड को रिब्स हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई हैं जाके, तो एक केज सा बन गया है हमारे पास जिसमें लंग्स रखे हुए हैं। और ये पूरा थोरेसिक कैविटी और आपके पास जो लंग्स हैं आपके, ये एनाटॉमिकली कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर रिब्स ऊपर जाएंगी तो लंग्स भी खींचेंगे और लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर रिब्स अंदर आ रही हैं तो लंग्स भी अंदर की तरफ को आएंगे और वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से सेटअप है हमारी बॉडी में। तो देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन कौन से मसल्स जो हैं वो इसमें यूज होंगे हमारे पास। तो चलिए
ये आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रूल्स आ गए। अब ब्रीदिंग में इनहेलेशन करनी है या तो एक्सहेलेशन करनी है, ठीक है जी, या तो सांस अंदर लेनी है आपने या तो सांस को बाहर छोड़ना है। तो देख लेते हैं, अगर इनहेलेशन कर रहे हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करना है, तो कैसे वॉल्यूम को मेंटेन किया जाएगा, कैसे प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ को एयर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन इनहेलेशन में दो मसल्स यूज होते हैं आपके। दो मसल कौन कौन से हैं? एक आ जाएगा आपके पास एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, और दूसरे आ जाएंगे आपके पास फ्रेनिक मसल्स। मैंने आपको बताया था फ्रेनिक मसल, वहां भी बोला था, याद रखना है फ्रेनिक मसल किसके हैं? डायफ्राम के। डायफ्राम की मसल्स को क्या बोला जाता है? फ्रेनिक मसल बोला जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहां पे हैं? ये आपको रिब्स में मिलेंगे, बिटवीन द रिब्स, बिटवीन द रिब्स मिलेंगे। तो अब क्या हुआ, जब आपने सांस को अंदर लेना है, इनहेलेशन करनी है, आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन क्या करे, अंदर की तरफ को जाए, तो आपके पास इन मसल्स में क्या होने वाला है और जो आपके फ्रेनिक मसल्स हैं उनमें क्या होने वाला है। मतलब हमें अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, हमें जो है वो वॉल्यूम को, है ना, प्रेशर को तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हैं बॉडी में, और वही वॉल्यूम की वजह से प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो कैसे हमने वॉल्यूम मेंटेन किया? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स है, ये मसल्स हमने क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट किए। क्वेश्चन आता है यहां से ध्यान देना, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो हमने मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, उनको क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? ribs moves upward और outward, ठीक है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, आप सांस अंदर लेना चाह रहे हैं, तो आपके रिब्स बाहर की तरफ को मूव करते हैं, सारे रिब्स बाहर की तरफ को मूव करें। अब मैंने बताया कि रिब्स बाहर की तरफ को मूव करेंगे तो लंग्स भी मूव करेंगे। जो वॉल्यूम चेंज आपको थोरेसिक कैविटी में देखने को मिलेगा, सेम वॉल्यूम चेंज आपको पल्मोनरी कैविटी में देखने को मिलेगा, मतलब लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ? रिब्स मूव्स अपवर्ड और आउटवर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस डॉर्सो वेंट्रली। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रिब्स मूव करेंगे, जब रिब्स बाहर की तरफ को मूव करेंगे, तो आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ा? देखो, ये वाला पोर्शन वेंट्रल पोर्शन होता है, ये पीछे वाला पोर्शन हमारा कौन सा है? दैट इज डॉर्सल पोर्शन, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि अगर मैं चार टांगों पे चलना शुरू कर दूं तो मेरा ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ को आएगा, और इसी पोर्शन को वेंट्रल बोला जाता है, जो नीचे की तरफ को आता है। ये जो ऊपर की तरफ को रहेगा दैट इज डॉर्सल पोर्शन। तो मेरा वॉल्यूम कैसे बढ़ा? ऐसे को बढ़ा ना, ऐसे आगे को बढ़ा, तो दैट इज डॉर्सो वेंट्रल, है ना, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। तो हमारा वॉल्यूम जब रिब्स बाहर की तरफ को गई तो वॉल्यूम इंक्रीजेस डॉर्सो वेंट्रली, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेस डॉर्सो वेंट्रली, और जब वॉल्यूम डिक्रीज, जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उससे पहले फ्रेनिक मसल्स की बात कर लेते हैं कि फ्रेनिक मसल कैसे काम करते हैं। तो फ्रेनिक मसल्स भी क्या किए जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और फ्रेनिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फ्रेनिक डायफ्राम यूजुअली प्रेजेंट इन डोम शेप स्ट्रक्चर, है ना, डोम शेप ऐसी होता है, इस तरह से हमारा डायफ्राम है। लेकिन जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये ऐसे से ऐसे फ्लैट हो जाएगा। मतलब ऐसे आपका डायफ्राम था तो ये नीचे को चला गया। तो वॉल्यूम इंक्रीजेज ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। रिब्स बाहर गई तो वॉल्यूम ऐसे भी इंक्रीज हुआ, और डायफ्राम नीचे गया तो वॉल्यूम ऐसे भी इंक्रीज हुआ। जो आपकी थोरेसिक कैविटी इतनी थी, आपने सांस लेना चाहिए, आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो थोरेसिक कैविटी इतनी हो गई अब आपके पास, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने बॉडी का बढ़ा लिया है, लेकिन जब फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और आपका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? डायफ्राम फ्लैटेंड एंड वॉल्यूम increases anterior posteriorly, anterior posteriorly, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना
कि वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज हो रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हुआ। अब यहां भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हुआ। अल्टीमेटली पूरा थोरेसिक कैविटी आपकी बड़ी हो चुकी है, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीजेस इन थोरेसिक कैविटी। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो गया जी आपका, डिक्रीज हो गया। और प्रेशर थोरेसिक कैविटी एज वेल एज इन पोस्ट अपना पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो मतलब अंदर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, एनवायरमेंट में प्रेशर ज्यादा है। किससे कंपैरिजन चल रहा है, बाहर से ही चल रहा है, एनवायरमेंट से ही लेनी है हमने, पूरी एयर अंदर है ना, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम है, पल्मोनरी कैविटी में प्रेशर कम है। तो एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अंदर की तरफ को हवा मूव करेगी और हमने सांस ले ली है ना। तो प्रेशर डिक्रीजेस इन थोरेसिक कैविटी एज वेल एज इन पल्मोनरी कैविटी एंड इनहेलेशन डन, और इनहेलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है आपने कि आपके जब इनहेलेशन करी गई तो इनहेलेशन में कौन से मसल के साथ क्या हुआ, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए या मसल रिलैक्स हुए। जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो आपके पास डायाफ्राम डोम शेप का होगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो डायाफ्राम बिकम फ्लैट, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो थोरेसिक कैविटी का हमने बढ़ा दिया, इसलिए प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और हमने इनहेलेशन कर ली। ये तो बात होगी कि सांस जब मैंने अंदर ली तो ये सारी चीजें हुई। अब नेक्स्ट है कि एक्सहेलेशन करनी है तब क्या होगा, ठीक है। तो जब सांस मुझे छोड़नी है तब भी हमें वॉल्यूम मेंटेन करना है, वॉल्यूम मेंटेन करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप प्रेशर मेंटेन हो जाएगा जैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर मेंटेन जब हमने किया तो आपके पास सबसे पहले, अब मैंने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इनहेलेशन के लिए क्या किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए थे। अब मुझे क्या करने हैं, अब मुझे वही मसल्स रिलैक्स करने हैं। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने कि मसल जब मैंने रिलैक्स किए तो अगर रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करने पे अपवर्ड मूव किए थे तो रिलैक्स करने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, ठीक है, और रिब्स मूव इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है, ठीक है। तो रिब्स क्या करेंगी, रिब्स मूव करेंगी इनवर्ड। और आपके पास फ्रेनिक मसल्स भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे डायफ्राम के, तो उनको भी हम क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। और डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डोम शेप्ड हो गया। अब जब रिब्स अंदर की तरफ को मूव कर गए और डायफ्राम ऊपर की तरफ को मूव करके डोम शेप हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कहां प्रेशर इंक्रीज हुआ, बॉडी के अंदर है ना, क्योंकि रिब्स अंदर चले गए, डायफ्राम ऊपर चला गया, तो बॉडी थोरेसिक कैविटी में एयर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब अंदर एयर प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर कम है तो एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ को, ठीक है। तो एक्सहेलेशन डन। तो ये आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट है कि कैसे इनहेल किया जाता है और कैसे एक्सहेल किया जाता है, कैसे सांस अंदर ली जाती है और कैसे सांस बाहर छोड़ी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से भी, ठीक है जी, कि कब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कैसे रिलैक्स होंगे, ये सारी चीजों को ध्यान देना। ये तो बात होगी जब नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास कि अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो कौन कौन से मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे आपके और क्या किया जाएगा। ये दोनों मसल्स तो हैं ही, ये तो हमेशा काम आएंगे जब भी आप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे हो, तो ये तो काम आएंगे। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड फेरेनिक मसल, ये तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, है ना, लाइक कपाल भारती कर रहे हो, जोर जोर से सांस छोड़ रहे हो, तो दो मसल्स एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होते हैं इन दोनों के साथ। वो कौन से मसल्स हैं, तो आपने देखा होगा रामदेव बाबा जी को, है ना, जब वो कपाल भारती करते हैं तो उनका जो है ना जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं तो उनका पेट भी हिलता है साथ में ना, पेट अंदर जा रहा है जोर से,
वो पेट अंदर जाने का मतलब क्या हुआ कि आपके एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सपायरेशन में, तो ये चीज को ध्यान देना, ठीक है जी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल आप बोल सकते हैं ब्रीदिंग, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, दोनों में ही क्या होगा आपके पास, इस चीज को देखते हैं। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, तो दो एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व है ना, टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व, ठीक है। टू एक्स्ट्रा मसल जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से, इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरे आगे आपके पास एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। पहले क्या थे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो कहां थे, बिटवीन द रिब्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ये भी रिब्स में ही देखने को मिलेंगे आपको, और एब्डोमिनल मसल्स ये तो एब्डोमेन के हैं, है ना, पेट के मसल्स आपको जो हिलते हुए दिखते हैं। तो इन दोनों के साथ क्या किया जाएगा, जब हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स दोनों ही क्या किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, दोनों की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ आपका, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्सहेलेशन कर पाएंगे हम, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो हम क्या करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सहेलेशन डन हो जाएगी आपकी, ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन के लिए है, ठीक है। और आपके पास क्या रहने वाला है, कौन कौन से मसल्स यूज किए, ये क्वेश्चन बनता है, कब डोम शेप हो जाएगा डायफ्राम, कब फ्लैट होता है, रिब्स कब मूव करेंगी, इनहेलेशन में करेंगी आउटवर्ड मूव, है ना, एक्सहेलेशन में करेंगी इनवर्ड मूव, कौन से टू एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स यूज किए जाते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक हेल्दी ह्यूमन जो है, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितनी बार, है ना, क्वेश्चन है कि कितनी बार जो है वो सांस लेता है 1 मिनट में, है ना। तो ब्रीथ आप लिख सकते हैं 12 to 16 टाइम इन अ मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है एक हेल्दी ह्यूमन, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान देना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसी सिंपल चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। तो 12 से 16 बार हम 1 मिनट में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है कि अगर हम ये चीज को मेजर करना चाह रहे हैं, है ना, द वॉल्यूम ऑफ एयर यूज्ड ड्यूरिंग inhalation and exhalation is measured by, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कैसे मेजर किया जाएगा, तो स्पाइरोमीटर से, मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी आपने ध्यान देना है कि मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर, कैसे मेजर करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर को, कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक ह्यूमन इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो वो भी हम कैसे करेंगे, स्पाइरोमीटर से करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे। पल्मोनरी मसल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, थोरेसिक मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वॉल्यूम बढ़ाया, कैसे वॉल्यूम डिक्रीज किया हमने, एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, किसका प्रेशर देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं, ये चीज को भी ध्यान देना, ठीक है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब जो है वो आपका डायफ्राम डोम शेप होगा, कब फ्लैट होगा, सबके सब क्वेश्चन है, ठीक है। और टैट का पेपर हुआ है संडे को, ठीक है, तो उसकी आंसर की भी, उस पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। टैट वाले भी देख ले, टीजीटी वालों के लिए भी ठीक रहेगा, उसमें पूरा एनसीईआरटी एक बार रिवाइज हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को डिस्कस करेंगे, वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी, तो उसको भी प्लीज देख लीजिए। और तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब